नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं। शाम को 4 बज चुके हैं। समय है आपका ज्योग्राफी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन का। और ये ज्योग्राफी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन जो है वो यूपी पीएससी ज्योग्राफी पीटी स्पेशल है। 24 अक्टूबर को आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम है। और इसके लिए हम लोग 15 वर्षीय आपके जो प्रश्नों की श्रृंखला है, यानी कि 15 वर्ष में जो भी यूपीपीएससी ने अपने यहाँ एग्जाम पूछ लिए हैं, उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेशन को लेकर आ रहे हैं। तो फटाफट आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए क्लासेस को और शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि वो भी क्लास का लुत्फ उठा सकें। और लाइक कर दीजिए। पहली बार अगर चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली हर क्लास का आप सभी को लाभ मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। दीपू कुमारी, सुषमा सिंह, इंदुबा, तुम सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? उरांव, कमार, बैगा, गोंड या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? ए, बी, सी या डी? सर्वेश राय, अमरजीत सिंह, अंकित आनंद, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। और फटाफट अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अब मात्र 28 दिन और हैं आपके पास जो यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। और मात्र 14 दिन उन सारे स्टूडेंट्स के पास हैं जो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। और आप लोग अपना जी जान लगा दीजिए और इस विश्वास के साथ कीजिए कि आप बेहतर करोगे। किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में मत आने दीजिए। कोई भी नकारात्मक बातें आपको ना ही डिस्टर्ब करनी चाहिए, ना ही तोड़नी चाहिए। अपने उत्साह को, अपने मनोबल को कहीं भी कम नहीं करना है। आप जो प्रयास कर रहे हैं उस पर लगे रहिए और फल की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आपका मेहनत सर्वश्रेष्ठ है। खुद के ऊपर विश्वास कीजिए और आप देखेंगे कि आप काफी बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जिन्होंने भी कहा ए, वो सभी का उत्तर जो है वो सही है। सरहुल त्योहार जो है वो झारखंड क्षेत्र के उरांव, मुंडा और हो जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। और ये प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य है वृक्षों की पूजा करना। और जनजातियों के बारे में जब हमने पहले भी बात की है तो आपसे क्या कहिए कि जनजाति जो है वो 3J के कॉन्सेप्ट का पूजा को पूजते हैं। 3J का मतलब जल, जंगल और जमीन, है ना? तो सरहुल जो त्योहार है वो किसका है? जंगल यानी कि वृक्षों की पूजा करने का त्योहार है। और जनजातियां जो हैं इसके माध्यम से क्या करते हैं? इसके माध्यम से प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हैं। वो दर्शाते हैं कि प्रकृति को लेकर वो कितने सजग हैं, है ना? रूबी रानी, मोहम्मद आरिफ, सोनी राठौर, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। चलिए, अगला प्रश्न है। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो कौन सी है? संथाल, मुंडा, भील या थारू? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। आज के मैक्सिमम प्रश्न जो है वो जनजातियों के ऊपर रहेंगे और जनजाति से काफी सारे प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्नों पे ध्यान दीजिए, बातचीत बाद में कर लीजिएगा। ठीक है ना, बातचीत बाद में कर लीजिएगा, प्रश्नों पे ध्यान दीजिए। प्रेम, जयस्वाल, ठीक है ना? क्योंकि अगर ये आप लोग चैटिंग चैटिंग में बतियाने में ही अपना दिमाग लगा के रखोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो निकल जाएंगे। और जब एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन आएगा तो मुंह चियार दोगे, दांत चियार के, और गलती गोला भर के चले आ जाओगे, है ना? चलिए, तो एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है कौन सी है? संथाल, मुंडा, भील या थारू? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। सुषमा, प्रेम, अंकित आनंद, ऋतु विश्वकर्मा, मोहम्मद आरिफ। तो दोस्तों, मुंडा जनजाति जो है, ठीक है ना, बी जिन्होंने कहा मुंडा, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है, जिसमें कौन कौन से त्योहार है मुंडा जनजातियों के? भागे, फागु, कर्मा, सरहु, सोहरई, ठीक है ना? और सहरु त्योहार जो है वो मार्च और अप्रैल मार्च के दौरान मनाई जाती है और इसमें वृक्षों की जो है वो पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है। घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उराव, हो, गोंड या कोल? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ए, बी, सी या डी? घूमकरिया, ठीक है ना? और फटाफट जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि सारे के सारे आपके जो फ्रेंड्स हैं वो क्लास को एंजॉय करें। एक बार ग्रुप पे भी मैसेज कर दीजिए कि सारे के सारे स्टूडेंट जो हो जुड़ जाएं।
और पूरा जो है वो जनजाति पे ही आज का टॉपिक है, और जनजाति से आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन जनजातियों पे आपसे आयोग पूछ देता है, जो आपको मैच द फॉलोइंग करने के लिए या आपसे पूछ देगा त्योहारों को लेकर, है ना? ठीक है। पल्लवी जायसवाल कह रही नहीं पता, नहीं पता तो सुनते रहो, है ना? नहीं पता तो सुनते रहो, ठीक है ना? इससे क्या होगा कि सुनते रहोगे। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, जिनके दिमाग में उरांव जनजाति चल रही होगी वो सभी का जो उत्तर है वो सही है। और उरांव जाति का युवा गृह, ठीक है ना, घुमकरिया कहलाता था। ठीक है ना, युवा गृह मतलब वह गृह। ठीक है, हाँ सारे जो है वो ट्राइबल्स पे ही हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। घुमकड़ियाँ जो है वो युवा गृह यूथ सेंटर होता है, जहाँ उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह जो है निषिद्ध है। ठीक है, समगोत्रीय विवाह मतलब एक गोत्र में जो है वो विवाह को जो है वो क्या माना गया है, उस पर रोक है। और उरांव समाज में बाल विवाह की भी प्रथा नहीं है। तो उरांव में विवाह का सर्वाधिक जो प्रचलित रूप है वो क्या है, आयोजित विवाह, जिसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है और इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। उराव जो है वो गांव का मुखिया, जिसको कि महतो कहते हैं, ठीक है ना, और उराव गांव के पंचायत, ठीक है ना, जिसको कि पंचूरा कहा जाता है। तो जिन्होंने भी कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप है। ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, सेटलमेंट से ये क्वेश्चन है। मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है। कटक शिखरों पर पहुंचना सरल है। कटक घाटियों की अपेक्षा ठंडे हैं और घाटियां में सघन वन है। आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। सारे प्रश्न हैं आपके आयोग के आए हुए प्रश्न हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, लास्ट 15 साल से लेकर 20 साल के प्रश्नों का ये संकलन है। तो फटाफट इसके माध्यम से आप लोग अपने पुराने जितने भी क्वेश्चन हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और मिजोरम में जो बस्ती स्वरूप है, यानी कि बस्ती का जो स्वरूप है वो कैसा है, कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवास किया करते हैं। ऋतु प्रवास मतलब कि ऋतु के अनुसार में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थान का जो परिवर्तन करते हैं। तो ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है, भूटिया, भुक्सा, जौनसारी या थारू? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। अमित शर्मा, अंकित आनंद, पल्लवी जायसवाल, सर्वेश, सुषमा, ऋतु, सोनी राठौर। ठीक है, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा ए, भूटिया, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। भूटिया जो है आपका राइट आंसर है। और भूटिया जो कि सिक्किम की जनजाति है, ये क्या करती है, मौसम के अनुसार ऋतु प्रवास करती है। अगला, बोडो निवासी कहाँ के हैं, गारो पहाड़ियां के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के या मध्य प्रदेश के? आपको बताना है गोरो जनजाति कहाँ, सॉरी बोडो जनजाति कहाँ, गारो पहाड़ी, संथाल परगना, अमेजन बेसिन, मध्य प्रदेश।
रविंद्र यादव, संतोष कुमार। ठीक है, देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है सही हैं। और बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व गारो की पहाड़ियों में जो है वो रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाने वाली जनजाति है? चेचू, लेपचा, डफला या डाफर? आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है, कौन सी जनजाति जो है जो केरल में पाई जाती है। आपका समय शुरू होता है। संतोष कुमार, अंकित आनंद, पल्लवी जायसवाल, रविंद्र। फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासेस को शेयर भी करते रहिए और आप भी क्लास का एंजॉय कीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 15 वर्ष के जो प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला आपके सामने चल रही है, जिसके माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को, जो आप लोग की तैयारी चल रही होगी, उसको और भी बेहतर कर सकते हैं। कुछ डाउट्स हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो उसको भी आप दूर कर सकते हैं। चेचू, चेचू जो है आपके ट्राइब्स हैं। ठीक है ना, तो ये आपसे यही पूछा जा रहा है कि चेचू ट्राइब जो है केरल में, सॉरी माफ कीजिएगा, कौन सी जनजाति जो केरल में पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और लेपचा जनजाति जो है, ठीक है, अब आप लोग को बताने के चक्कर में मुंह से उत्तर ही निकल गए। ठीक है, तो लेपचा जनजाति जो है वो सिक्किम में है, डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, डफला अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ भागों में है, और चेची जो है जो आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्र की जनजाति है तथा केरल के कुछ भागों में ये पाई जाती है। तो जिन्होंने भी ए कहा वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? टोडा, गोंड, भील या गारो? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? ए, बी, सी या डी? टोडा, गोंड, भील या गारो? हाँ, दो जनजातियों को लेकर ये डिस्प्यूटेड है। ठीक, समय समाप्त होता तो ये दो जनजाति गोंड और भुगेल को लेकर जो है ये डिस्प्यूटेड है। ठीक है ना, लेकिन जब प्रश्नकाल ये पूछा गया था तब की जो जनजाति थी, ठीक है ना, तब गोंड थी। लेकिन जब 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो भील जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो जनसंख्या वाला है और गोंड जो है वो दूसरी जनजाति हो गई है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, भील जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, उसके बाद गोंड हो गई। चलिए, आप लोग के लिए एक फ्री हिट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अब प्रश्न में अगर अभी 2011 की जनगणना के बाद है, ठीक है ना, हाँ अब भील में आप लगाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको भील नहीं दिख रहा है तो आप क्या लगाएंगे? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति लगाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। ये फ्री हिट है और सभी लोग सही उत्तर लगाइए। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के पहले हमने क्या देखा था कि गोंड जो है वो सबसे बड़ी जनजाति थी, लेकिन उसके बाद भील हुई। अब प्रश्न में भील कहीं नहीं है, प्रश्न में गोंड है, इरूला है, पनियन है, राजी है। तो इस हिसाब से हम देखें तो गोंड जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है प्रश्न के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है अरावली की पहाड़ियों पर, मध्य प्रदेश में नीलगिरी की पहाड़ियों पर या विंध्याचल की पहाड़ियों पर? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी? टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है अरावली की पहाड़ियों पे, मध्य प्रदेश की पहाड़ियों पे, नीलगिरी की पहाड़ियों पे या विंध्याचल की पहाड़ियों पे। टोडा जनजाति। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग के जनजाति वाले जो प्रश्न हैं वो काफी
सही से हो रहे होंगे और जो कुछ डाउट होगा वो ही क्लियर होता चल रहा होगा। इसके बाद 7 बजे हमारी मुलाकात है दोस्तों। 7 बजे हम आज हिस्ट्री के जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर स्पेशल क्लास पे आपके साथ मुलाकात करेंगे, और फिर रात को 9 बजे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे करेंगे। तो 7 बजे और रात को 9 बजे भी आप लोग तैयार रहिएगा। चलिए समय समाप्त, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा नीलगिरी यानी कि सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पे जो है वो निवास करती है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? थारू जनजाति, बिहार एमपी, झारखंड एमपी, छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। आपको बताना है राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। ठीक है, तो चले देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो है वो राइट आंसर है। और 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति जो है, जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 1,05,229, उत्तराखंड में 91,342, बिहार में 1,69,939 में निवास कर रही है। और यह उत्तराखंड की सबसे बड़ी और उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी, गोंड और खरवार के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी जाति है, जनजाति है आपकी थारू, तथा बिहार की तीसरी सबसे बड़ी जाति है जो कि संथाल और गोंड के बाद ये जनजाति है आपकी, है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जनजाति है, राजन मौर्य, गुड इवनिंग, एक तरफ आपके जनजाति दिख रही है और दूसरी तरफ आपको क्या दिख रहा है, राज्य दिख रहा है। तो जनजाति क्या क्या है, जनजाति है लींबू, कार्बी, डोंगरिया कोंद और बोंडा। और राज्य क्या है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी में से आपको राइट आंसर बताना है। और आपका समय शुरू होता है अब। समय शुरू हो चुका है आपका, फटाफट। और लाइक शेयर भी करते रहिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कि वो भी इस क्लास का एंजॉय, लाभ उठा सकें, वो भी इस क्लास को देख सकें। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। इसमें केवल पहला और तीसरा जो है वो आपका सही था। लींबू सिक्किम और डोंगरिया कोंद उड़ीसा वो आपका। और डोंगरिया कोंद पे आपको याद भी है कि करंट अफेयर्स पे हम लोगों ने टॉपिक भी किया था, है ना, डोंगरिया कोंद जनजाति पर। तो दोस्तों लींबू या लींबू का नाम और क्या है, याकथुंग जनजाति, ठीक है ना। ये सिक्किम, नेपाल, भूटान एवं तिब्बत में पाई जाती है। कार्बी, जिसको कि निकीर जनजाति भी कहते हैं, ये पूर्वोत्तर भारत में मुख्यतः आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। आसाम के कार्बी एंगलांग जिले में इनका जो जो निवास है वो काफी इनका घनत्व है यहाँ। डोंगरिया कोंद का संबंध उड़ीसा से है, बोडा जनजाति का संबंध भी उड़ीसा से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? अबोर, गद्दी, लेपचा या थारू। आपको बताना है। नहीं, बोडा और बोडो दोनों में अंतर है, ठीक है ना, बोडा और बोडो दोनों में अंतर है, ठीक है ना। बोंडा जनजाति जो है उड़ीसा की है और बोडो जनजाति जो है आसाम के क्षेत्र में, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे आ जाइए, निम्नलिखित में कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? अबोर, गद्दी, लेपचा या थारू। और आपका समय शुरू होता है।
ठीक है, फटाफट उत्तर दें। ठीक है ना, गद्दी, थारू, लेप्चा, अबोर। दोस्तों जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। गद्दी जो है आपके धौलाधर श्रेणी की जो है, ठीक है ना, और धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजातियां कौन कौन सी है? गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल, लाहौली, बारी। ठीक है, और कुछ और प्रश्न हैं लेकिन इसके बाद मैं आपको प्रश्नों पे आता हूँ। थोड़ा सा जानकारी अनअकैडमी के बारे में। दोस्तों इस समय इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे जुड़े हैं आप। जो अनअकैडमी का क्रैक यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एस सी जो है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अगर आप यहाँ प्लस की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एसेस करने को मिलता है अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड सेशन इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। करना क्या है दोस्तों, इसके लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना, और आज शाम को 7 बजे हम इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और रात को 9 बजे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए जिन स्टूडेंट ने अभी, अच्छा ये फ्री है, ये क्लासेस फ्री हैं, फ्री फॉर ऑल हैं, तो आप लाभ उठाइए इसका, है ना। तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कर लीजिए और चूज गोल में आप क्या कर लीजिए, यूपी पीएससी जो है वो कर लीजिए। और फिर मुझे मेरे नाम से, अनूप उपाध्याय नाम से आप मुझे सर्च कर लीजिए और सर्च करने के बाद फॉलो कर लीजिए कि जो भी क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आएंगे। एक आपको अनलॉक कोड यूज करना है, जैसे क्लास का आप लिंक टच करोगे वैसे ही आपको अनलॉक कोड मांगेगा। अनूप 10 अनलॉक कोड डाल के आप लोग क्लासेस को देखिए। अनअकैडमी के एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो कहीं भी कभी भी जो है आप क्लासेस कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, लाइव और रिकॉर्डेड सेशन इंडिया आपको आपके कन्वीनियंस के हिसाब से मिलेगा। आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर से जुड़ने की। आप मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज एसेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लास है, अनलिमिटेड क्विज है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस है। लर्नर्स अनअकैडमी के बारे में क्या कहते हैं ये आपके स्क्रीन पर है ना। ये जो पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके फीडबैक हैं। दोस्तों मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है। और ये जो है ये 26 सितंबर, यानी कि ये ऑफर कल तक, अभी तो दिख जो रहा है वो ये दिख रहा है कि 26 सितंबर तक ये ऑफर चलेगा। ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो लक्ष्य यूपीपीएससी फ्री मिनी कोर्स है। ठीक है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। बैच कोर्स के बारे में बात करें तो यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल का बैच है। 29 सितंबर से 12 महीने की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए बैच चल रहा है, इसका आप लाभ उठाइए। यूपीपीएससी प्रीलिम जीएस क्रैश कोर्स इंग्लिश मीडियम, इसका आप लाभ उठाइए। यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट लोअर पीसीएस आरओ यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एस पेट लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स का आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 24 महीने की जो फी है वो 13,600 है। 12 महीने की फी जो है वो 9,350 है। 6 महीने की फी 7,650 है। 3 महीने की फी 4,250 और 1 महीने की फी 1,700 रुपए है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे, कोड क्या है आपका, अनूप 10, वैसे ही आपको आपके फी में 10% का ऑफ मिल जाएगा। और 24 महीने की फी 12,240, 12 महीने की 8,415, 6 महीने की 6,885, 3 महीने की 3,025 और 1 महीने की 1,530 रुपए हो जाएगी, है ना। तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है जिसमें घर बैठे बैठे आप बिहार और यूपी की कंबाइंड तैयारी कर सकते हैं, जिसमें बिहार और यूपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस अनलिमिटेड एक्सेस करने का मौका मिलेगा। जिसमें 6 महीने की फीस 7,960, 12 महीने की 10,620 और 24 महीने की 14,620 है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे यहाँ भी ANUP10 अनूप 10, वैसे ही आपको 10% का क्या हो जाएगा, आपके फी में ऑफ मिल जाएगा। तो आप इसका लाभ उठाए। बक्स बाउंटी, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी, ठीक है ना, क्लास में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आ रहा है, कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट आपके वीडियो में आ रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर इशू पे क्लेम कर सकते हो और आपको अनअकैडमी के द्वारा प्राइज मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों फ्री स्पेशल क्लासेस के बारे में, जैसा कि मैंने कहा कि एक शाम को 7 बजे आज आप इतिहास की क्लास करेंगे और रात को 9 बजे आप पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्लास करेंगे। तो इस क्लास को कीजिए, फ्री है आप लोगों के लिए। अनअकैडमी के ऐप पर ये क्लास है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, गद्दी लोग निवासी हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के। आपको बताना राइट आंसर क्या है, A, B, C या D। एक मैंने मैप शेयर किया था ग्रुप में, आप लोग को याद होगा, पल्लवी देखना, ग्रुप में एक मैप है जिसमें कि इंडिया का पूरा मैप है और उसमें कौन कौन से ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं वो पूरा उसमें मेंशन है, उसको एक बार देख लेना आप। ठीक है ना, बाकी इसको रिवाइज कर लो। मेन मेन जो ट्राइब्स हैं वो हम लोग इसी के माध्यम से देख लेते हैं।
सुषमा, सर्वेश, अंकित। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी हिमाचल प्रदेश, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, और गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश के निवासी है। अगला है संथाल कहाँ के निवासी है? मध्य भारत के, दक्षिण भारत के, पश्चिम भारत के, पूर्वी भारत के? आपका समय शुरू होता है अब। संथाल जनजाति कहाँ के निवासी? तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। पूर्वी भारत की जनजाति है संथाल, और ये जनजाति जो है पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और त्रिपुरा में जो है ये जनता जनजाति जो है वो पाई जाती है, संथाल जनजाति। अगला है संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? इतूत, सांगा, निर्वलो या उपला? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। संथालों में जो विवाह किया जाता है उसमें सामान्य रूप कौन सा है विवाह का? हाँ मेरे, झारखंड बिहार दोनों जगह है ना? बोला संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी, ठीक है ना, डी जिन्होंने भी कहा, और किसी का उत्तर नहीं, डी राइट आंसर है। तो संथालों में विवाह का जो सामान्य जो है वो है डी, वुपला। वुपला कहा जाता है, और कई बार इसको बापला भी कहा जाता है, जैसे कि सदैव बापला, सेता बापला, बोलो बापला, किरिंग बापला, ठीक है, बापला ही है। जिसमें वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिए जाने वाला वधु मूल्य पूर्ण कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें क्या होता है कि लड़के वाले जो है वो लड़की वालों को क्या कहते हैं? धन देते हैं, ठीक है ना। और कहा जाता है कि जो धन है वो क्या है? वधु का मूल्य है, और इसे क्या कहा जाता है? पोन कहा जाता है। शादियां तोड़ी भी जा सकती हैं, और इस मामले में स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार है। बट लाहा संथाल समाज में सबसे कठोर सजा है, यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल गांव का जो प्रधान है उसको मांझी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि झारखंड में आप देखते होंगे मांझी, ठीक है ना, नाम सुनते होंगे। और एक मांझी द माउंटेन मैन वाला तो सुना ही होगा, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। ये वही मांझी जो गांव के प्रधान, ठीक है ना। गांव को क्या कहा जाता है? आतो। अगला प्रश्न है, ये पीले वर्ण के तियर्क नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्ते, छूटपुट केश और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट किसके बारे में कहा गया? नॉर्डिक आर्यों से, ऑस्ट्राई जनों से, निग्रोसम जनों से, या मंगलोइड जनों से? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, किसके बारे में स्टेटमेंट। 17वां प्रश्न। आलोक पांडे, मोहम्मद आरिफ, सर्वेश, सुषमा। लाइक शेयर करते रहिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो दोस्तों ये जिसके बारे में है वो कौन है? मंगोलाइड यानी कि डी,
तो मंगोलायड लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी थे। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। इनके शरीर पर बालों की कमी होती है और बाल सीधे होते हैं। इनके प्रमुख विशेषता इनकी अधखुली आंखों का होना है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? दिनारिक, मेडिटेरेनियन, मंगोलाइड या प्रोटो ऑस्ट्रॉइड? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। जयंत प्रताप प्रणाम। अंजलि पांडे प्रणाम। काफी लेट हो आप लोग। और आप सभी लोग इस साल एग्जाम दे रहे हो ना इस पर, है ना? एकदम लगे रहो। और जो एग्जाम नहीं दे रहे हो ना, वो और ज्यादा लगे रहो, क्योंकि हर साल जो है वो कंपटीशन हार्ड होते जा रहा है। जो एग्जाम दे रहे हैं वो तो लगेंगे ही, और जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं वो और जी जान लगा के लग जाइए, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगेगा वैसे वैसे दिमाग काम करना बंद करने लगता है ना? डर कहीं ना कहीं अंदर समा जाता है और लगता है कि यार क्या होगा। वो जो डर है वो आपके कार्य करने की क्षमता को प्रभावित कर देता है। तो इसलिए अभी से तैयारी ऐसा रखो कि जब एग्जाम आ जाए तो डर आपके ऊपर हावी ना हो पाए, है ना? प्यास लगे तो कुआं खोदने से अच्छा है कि पहले से कुआं खोद के रखा जाए, है ना? सी जिन्होंने कहा वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में मंगोलाइड प्रजाति समूह जो है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रॉइड प्रजाति से संबंधित है? इरूला, खासी, संथाल या थारू? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। सर्वेश का कमेंट है कि सर हरियाणा पीएससी 0.5 मार्क्स से रह गया। और कोई बात नहीं सर्वेश, यूपीएससी और यूपी पे ध्यान दीजिए। और मैक्सिमम जो फाइट होती है ना मित्र, इसको ये नहीं मानना है कि सर आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, या थोड़े से मार्क्स से मेरा रह गया तो आप उस पर सांत्वना नहीं दे रहे। मैं आपको बता दूं कि असली फाइट जो है ना, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, 95% की जो फाइट होती है मित्र, ये फाइट एकदम कट ऑफ से 2-4 नंबर ऊपर नीचे की ही फाइट होती है। असली फाइट वही है। और इसी के अंदर दुनिया ये नहीं देखती है कि आप 1 नंबर से रुक गए, 2 नंबर से रुक गए, 3 नंबर से रुक गए। दुनिया बस तो ये देखती है कि आप सफल हुए कि नहीं, है ना? और यही जीवन का सत्य है। आपकी सफलता का सब इंतजार करते हैं। कहते हैं ना, सफलता के कई सारे माई बाप होते हैं और असफलता जो है वो अनाथ होती है कि नहीं? असफलता क्या होती है? अनाथ होती है, और सफलता के माँ माँ बाप होते हैं। दीपक मिश्रा बोल रहे हैं कि मेरा नाम बोलिए सर। बिल्कुल दीपक मिश्रा जी, आपका भी नाम बोलेंगे। ठीक है, चलिए। तो सी जो है राइट है। संथाल जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्राइड प्रजाति से संबंधित है। अगला, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर भारत? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। तो कोशिश कीजिए आप सभी लोग कि सफल होइए, है ना? कल मैं देख रहा था कि लोग फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप से लेकर हर जगह स्टेटस लगा रहे थे कि बिहार के स्टूडेंट ने, कटिहार के स्टूडेंट ने रैंक 1 किया, हमारा बिहारी जो है वो सब पे भारी है, ये वो ऐसा वैसा। या इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे बिहार को क्या मिल जाएगा, इससे कटिहार को क्या मिल जाएगा? भाई ऐसा तो नहीं है कि बिहार से पहली बार अधिकारी सेलेक्ट हुए हैं या पहली बार टॉपर है। बिहार तो वो राज्य रहा है जो भारतीय पुलिस सेवा, प्रशासनिक सेवा को काफी सारे अधिकारी दिए हैं। लेकिन उसके बाद क्या बिहार में कोई सुधार हुआ है? नहीं ना। तो सिंपल सी बात है, सब अपने बारे में सोचते हैं, तो आप भी अपने बारे में सोचिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कटु सत्य है जो मैं आप लोग के सामने बोल रहा हूँ, है ना? अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी तैयारी के ऊपर फोकस कीजिए, और जब आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करेंगे तो ही आपका भविष्य जो है वो संवरेगा, तभी आपका रिजल्ट जो है वो सही होगा।
ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और बिहार से मैं आपको ये बात बता दूं कि हर साल हर साल बिहार से 100 से ऊपर सिलेक्शन होते हैं। हर साल, रैंक नीचे हो या जो भी चीज़ हो, 100 से ऊपर सिलेक्शन होते हैं बिहार से। और आपको जान के भी अचंभा होगा कि उत्तर प्रदेश से भी लगभग लगभग इतने ही सिलेक्शन होते हैं। ये दो राज्य जो है वो, अब हरियाणा या राजस्थान जो है वो रिजल्ट लाने लगा है। 3-4 साल में हरियाणा और राजस्थान से रिजल्ट आने लगे हैं, नहीं तो हरियाणा और राजस्थान से बिल्कुल रिजल्ट ही नहीं होता था। ठीक है, या तो साउथ या तो उत्तर प्रदेश और बिहार, इन्हीं का जो है वो बोलबाला रहता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश बिहार का बोलबाला तो है, लेकिन ग्रामीण परिवेश के जो छात्र हैं वो गायब हो रहे हैं, खासकर हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं वो गायब हो रहे हैं। तो उन छात्रों को क्या करना होगा कि अपनी तैयारी को अच्छा करना होगा। 762 रिजल्ट में आपको बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। आप बता सकते हैं कि हिंदी मीडियम के कितने सिलेक्शन हुए? आपको बताते हुए मुझे शर्म आ रही है कि जो अभी तक आंकड़े आए हैं, उस आंकड़े के हिसाब से केवल इतने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अभी तक दिख रहे हैं। अभी और खोजा जा रहा है। 762 में अभी केवल 12 स्टूडेंट दिख रहे हैं जो कि हिंदी मीडियम के, केवल 12। अभी अभी जो है वो पुरातत्व विभाग जो है वो खोज कर रहे हैं कि हिंदी माध्यम और कहीं छुपा हुआ हो तो निकल के आ जाए। और ये एक शर्म की बात, जहां राजभाषा हिंदी है वहां हिंदी की ये दुर्दशा है। शर्म की बात है ना। हिंदी माध्यम का रिजल्ट इतना कम क्यों है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, उसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, उसके लिए टीचर जिम्मेदार हैं, उसके लिए स्टूडेंट जिम्मेदार हैं, उसके लिए शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है। इसके लिए टीचर इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि टीचर जो है, काफी सारे टीचर, ठीक है ना, ठीक है ना, काफी सारे जो टीचर हैं वो यूपीएससी की जो डिमांड है वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहते हैं। उसके पीछे कारण है कि वो खुद ही नहीं पहुंच पाते हैं, पहली चीज। और स्टूडेंट इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि हिंदी माध्यम का जो स्टूडेंट है उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं। हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हर नाव की यात्रा करना चाहता है, ठीक है ना। सब कुछ कंटेंट कंटेंट सब कुछ है मार्केट में, सब कुछ सही है। लेकिन होता क्या है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इतना ज्यादा दिग्भ्रमित होता है, अरे पेट का एग्जाम निकला है भर दो, लेखपाल बन जाओ, एसएससी भर दो, बैंक भर दो, ये भर दो, वो भर दो, है ना। और क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता मेरे दोस्त, और जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा उससे हम ये उम्मीद करें कि वो लाइफ में जाकर कुछ अच्छा कर पाएगा। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को देखिए, बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, बैकग्राउंड मेडिकल है, उनका सबसे पहला फोकस क्या होता है? चलो हमने आईआईटी कर लिया, हमने बीटेक कहीं से भी कर लिया, चाहे आईआईटी से किया, चाहे नेट से किया, चाहे किसी भी कॉलेज से किया, हमने मेडिकल कहीं से भी कर लिया, चलो ठीक। अब उनका फोकस हो जाता है क्या कि हमें यूपीएससी। उनको जाके कहना कि एसएससी का एग्जाम दे दो, 4 थप्पड़ आपको आपके गाल के नीचे लगाएंगे, है ना। क्योंकि यूपीएससी का मतलब यूपीएससी, और जी जान से लगे हुए रहे। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट क्या कहेंगे? पीसीएस का भी फॉर्म भर देते हैं, यूपी का भी भर देते हैं, बिहार का भी भर देते हैं, झारखंड का भी भर देते हैं, छत्तीसगढ़ का भी भर देते हैं, हरियाणा का भी भर देते हैं, एमपी का भी भर देते हैं, राजस्थान का भी भर देते हैं। और साल में 10 राज्य और 10 परीक्षाएं, और हर परीक्षाओं के लिए अलग अलग तरीके से तैयारी, ठीक है ना। हर राज्य की भाई अपने सिलेबस हैं, अपना पाठ्यक्रम है, उस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं। जनवरी में आप पता चल रहा है कि उत्तराखंड की परीक्षा देने गए हैं, मार्च में पता चल रहा है राजस्थान की परीक्षा दे रहे हैं, मई में एमपी की परीक्षा दे रहे हैं, जुलाई में आप बिहार की परीक्षा दे रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में आप उत्तर प्रदेश की दे रहे हैं, झारखंड की दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ का परीक्षा दे रहे हैं। साल भर तो आप भारत भ्रमण पे रहते हैं। मैक्सिमम हिंदी माध्यम के स्टूडेंट यही है, ठीक है ना। साल भर तो आप भारत भ्रमण पे रहते हैं। आप तो सोचते हैं कि परीक्षा के समय में तो भारत भ्रमण कर लिया जाए। तो जब भारत भ्रमण करोगे तो सिलेक्शन भी तो भ्रमण वाला ही आएगा ना। सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए। कंटेंट अवेलेबल है, कंटेंट को पहचानना सीखिए। फैक्ट के चक्कर में मत पड़िए, कॉन्सेप्ट समझना सीखिए। ऐसे शिक्षकों से दूर रहिए जो मीठी मीठी बातें करते हो। ये रियलिटी चीज बोल रहा हूं मैं, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बात कर रहा हूँ, ओपन ये बात कर रहा हूँ कि ऐसे शिक्षकों से दूर रहिए जो मीठी मीठी बातें करते हो। ऐसे शिक्षकों के करीब रहिए जो कड़वे घोल तो पिलाते हैं लेकिन आपको वही बताते हैं जो एग्जाम की डिमांड है। आपके हाँ में हाँ मिलाने वाले शिक्षक नहीं चाहिए।
आपको डांट दपट के समझा के आपको वो चीज बताएं जो एग्जाम की डिमांड है, उनके साथ चिपके रहिए, उनको पकड़े रहिए, है ना। क्योंकि जो मीठी बातें बोलते हैं ना वो बड़े खतरनाक होते हैं, आपको पता है। ज्यादा मीठा जो है वो डायबिटीज करता है, और डायबिटीज जो है वो पूरा सर्वनाश कर देगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे शिक्षक से दूर रहिए। ऐसे शिक्षक को पकड़ लीजिए जिसकी वाणी में कठोरता हो, जिसके वाणी में जो है कड़वाहट हो, लेकिन उसके दिमाग में जो है वो यूपीएससी भरा हो, उसके दिमाग में है स्टेट पीएससी भरा हो, उसके अंदर जुनून हो, उसके अंदर जज्बा हो, और आप उसी जुनून और उस जज्बे के साथ उस टीचर के साथ लग जाइए। और विश्वास कीजिए, आपका माध्यम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ये कभी मैटर नहीं करेगा। लेकिन होता है क्या है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल आप खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रह जाते हैं, और लास्ट में जब आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि माध्यम जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, सिलेक्शन नहीं करने दे रहा है। और आप इंग्लिश मीडियम में देखिए कि 21 साल का स्टूडेंट, 22 साल का, 24 साल का, 25 साल का स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है, और हिंदी माध्यम का जो सिलेक्शन आपको जो नजर आता है, उनकी उम्र अगर आप जानने की कोशिश करें तो पता चला 30 साल का, 31 साल का, 34 साल का है, एससी कैटेगरी का है, एसटी कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का है, उस कैटेगरी का है। ठीक है ना। तो ये सारी जो कमियां हैं, इस कमियों के ऊपर आपको विचार करना होगा। और ये मैं बार बार यही चीजें बोलता हूँ, और यही चीज बोलता हूँ, स्टूडेंट को पसंद ही नहीं आता है। लगता है कि यार ये तो बड़ा कड़वा बोलने वाला टीचर है, ये तो बच्चों करके नहीं बात करता, ये तो बाबू सोना करके बात नहीं करता। अरे भैया क्यों बाबू सोना बोलना है? भविष्य आपका चौपट होगा, बर्बाद आप होगे, बेरोजगार आप होगे, भिखमंगे बन के आप अपने बाबूजी के सामने हाथ फैलाओगे। मेरा क्या है, मास्टर हैं, झोला उठा के चल देंगे, नए स्टूडेंट पकड़ लेंगे, है ना। ठीक है। तो इस चीज को समझिए। अब यूपीएससी और यूपीपीएससी, यूपीएससी तो छोड़ दीजिए, यूपीपीएससी अब वो नहीं रहा कि आप इस चक्र और उस चक्र से आप रिपीट करके रिवीजन करके आप सॉल्व कर लोगे। अब आपकी असली लड़ाई जो है वो यूपीएससी के उन स्टूडेंट्स, उन धुरंधरों के साथ है जो कि मेंस लिख चुके हैं, जो इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, और उसके बाद वो यूपी में भी आके आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं आज आपसे कह दे रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। 24 अक्टूबर को जब एग्जाम होगा तो उसका जब रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 75 to 80% सिलेक्शन जो होगा वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के होंगे, और सब नए स्टूडेंट होंगे, यंग स्टूडेंट होंगे, जिनकी उम्र 24 25 26 27 के आसपास होगी, है ना। इसी नए एज के, और वो सब इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, इसी बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे। ठीक है ना। तो ये एग्जाम आपसे क्या करता है, आपसे मेहनत मांग रहा है, आपसे त्याग मांग रहा है। आप त्याग देना सीखिए, आप मेहनत करना सीखिए, आप झूठ मूठ के छलावे मत पाइए। कोई शिक्षक अगर आपसे झूठे प्रॉमिस करता है तो उस प्रॉमिस को समझिए। ये एग्जाम आपसे 12 महीना 15 महीने का टाइम मांगता है, इस 12 महीना 15 महीना इसमें लगे रहिए, अपने जी जान को लगा दीजिए। उस समय ना घर, ना परिवार, ना रिश्तेदार, ना प्यार, ना मोहब्बत, ना इश्क, ना ये वो, सबको छोड़ दीजिए। इस समय क्या कीजिए, केवल एग्जाम पर फोकस कीजिए। और उस 14 15 16 महीने में जो आप तैयारी कीजिए, उसमें आप फिर दूसरे एग्जाम पे मत फोकस कीजिए, है ना। खुद के ऊपर विश्वास कीजिए। जो आपके ऊपर धन खर्च कर रहे हैं, आपके माता पिता भाई बहन जो भी खर्च कर रहे हैं, पति पत्नी जो भी खर्च कर रहे हैं, उनको विश्वास में लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसका फल जो है वो सकारात्मक मिलेगा। लेकिन जब आपको खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं होता तो आप कैसे किसी को विश्वास दिला सकते हैं कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल जो है वो सही मिलेगा। आप तो खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं करते हैं। एक तरफ आप सपना देखते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, एक तरफ आप सपना देखते हैं कि मुझे पीसीएस बनना है, और दूसरे दिन पता चलता है कि यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म आता है तो आप भर देते हो, और उसके बाद सारी तैयारी आप बीच में छोड़ के और उसके बाद आप लग जाते हो। हाँ भैया बताना, 12 का ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा, है ना। फलाने की लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी, धमाका की लड़ाई में कौन जीता था, फलनवा का लौंडा कौन था, उसकी बिटिया का नाम क्या था, इसी सब चीज में लगे रहते हो, है ना। मतलब इतिहास के प्रश्नों में लगे रहते हो, और उसके बाद जहां पूरी कहानी आपको जाननी है वहां आप केवल फैक्ट के चक्कर में, फैक्ट के चक्रव्यूह में फंस के उलझ जाते हो, और उसके बाद आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं हो जाती है कि आप बड़े एग्जाम की तरफ जाओ। इसी चक्रव्यूह में आप उलझ कर जो है समाप्त हो जाते हो, आपकी सारी शक्ति समाप्त हो जाती है, आपका उम्र समाप्त हो जाता है, और लास्ट में आप हतोत्साहित हो जाते हो, लास्ट में आप निराश हो जाते हो, लास्ट में आप परेशान हो जाते हो, और आपको कुछ दिखता नहीं कि अब जीवन में क्या किया जाए। फिर आपके पास एक ही चीज मिलता है, वो क्या, यार मेरा हिंदी माध्यम था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आयोग जो है वो क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। समझ रहे हो ना। यही आपके पास जवाब होता है कि आयोग जो है वो क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है।
आयोग ने कोई भेदभाव नहीं किया, आपने मौका दिया। पहले इसी आयोग ने हिंदी माध्यम से भी काफी सारे सिलेक्शन दिलाए, लेकिन जो परीक्षा की रणनीति, परीक्षा ने अपना जो रूप परिवर्तन किया, उस हिसाब से टीचर नहीं पहुंच रहे हैं, टीचर पहुंचना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनको मेहनत करना पड़ेगा, और स्टूडेंट टीचर के ऊपर दबाव नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप टीचर के ऊपर दबाव दीजिए ना, टीचर बेस्ट कंटेंट क्यों नहीं लाएगा? आप टीचरों की बातों में मत आइए ना, उनको सीधे कहिए ना कि सर हमने पैसा दिया, हमने एडमिशन लिया, हमें बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कीजिए। शिक्षक की जिम्मेदारी है, वो आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएगा, और जब बेस्ट कंटेंट आएगा तो बेस्ट रिजल्ट भी आएगा। ठीक है ना? अब पेट का रिजल्ट कब तक आएगा पता नहीं भैया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रश्न क्या था? जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई, तो हरियाणा में, ठीक है ना, और पंजाब में, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की कोई पहचान नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन सा जोड़ा जो है वो सही है? जनजाति है, मूल राज्य है, थारू उत्तराखंड, भूटिया उत्तर प्रदेश, मुंडा बिहार, कोल राजस्थान। आपको बताना इसमें कौन सा सही? ए बी सी या डी? निर्मल वर्मा, जयंत प्रताप। ठीक है, तो अभी जो मैं बातें बोल रहा था उसमें मेरी भावनाओं को आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। मुखर्जी नगर में मैं देख रहा हूँ कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन नहीं है, और हिंदी माध्यम के कोचिंग वाले जो हैं वो स्टूडेंटों की फोटो लगाए जा रहे हैं कि मेरे यहाँ से इतने सिलेक्शन, मेरे यहाँ से। क्या बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, यहाँ थारू उत्तराखंड, कौन सा जोड़ा सही है? थारू उत्तराखंड, वो सभी के उत्तर जो है सही है। ठीक है, तो थारू जो है आपके उत्तराखंड जो सही है, और 2011 की जनगणना के अनुसार थारू जनजाति उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया जनजाति जो है वो आपके कहाँ है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल में। मुंडा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है? ठीक है ना, आप जहां दिवाली में कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं वो रावण का वध करके श्रीलंका से वापस अयोध्या है, और आप लोग दीप जलाते हैं, आप तो मैं भी। ठीक है, लेकिन कोई है जो कि क्या कहता है, कहता है कि शोक का त्यौहार है। कौन है? खासी, भील, मुंडा या थारू? निर्मल वर्मा, गुलजारी लाल, जयंत प्रताप, सर्वेश, मोहम्मद आरिफ, अंकित, सुषमा, काजल। तो दोस्तों जिन्होंने कहा थारू, वो सभी के उत्तर जो है सही है। थारू दिवाली यानी कि दीपावली को क्या है, शोक का त्यौहार मनाते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का आपका सेशन।
इसके बाद हमारी मुलाकात शाम को 7 बजे हिस्ट्री पे होगा, और हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, देखिए जो मैं सेशन ला रहा हूँ काफ़ी कम सेशन, काफ़ी कम क्वेश्चन लेकर इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन पे हम कवर कर रहे हैं। फालतू का डस्टबिन आपके दिमाग को नहीं बनाना है, जितना जो भी मिले उसको क्वेश्चन बनाओ, उसको कूड़ा के रफ में भर दो, ये सब काम नहीं करना है। तो हम उसी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आयोग ने पूछे हुए हैं, या उसी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आयोग पूछ सकता है। शाम को 7 बजे जब इतिहास की क्लासेस करेंगे, इतिहास के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो है ये मत सोचे कि इंग्लिश में नहीं होगा, वो इंग्लिश में भी होगा। तो उसमें आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें इतिहास के जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात करेंगे। स्पेशल क्लासेस पे होगा, अनअकैडमी के ऐप पे होगा, तो अनअकैडमी के ऐप पर उस क्लास को कीजिएगा। और आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया होगा तो ज्वाइन कर लीजिए, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जिसमें क्लासेस के नोटिफिकेशन और सारी चीज मिलेंगे। वीडियो को भैया लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया होगा तो शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए, यानी कि बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाली हर क्लास के बारे में आपको जानकारी मिले। सुबह 9 बजे कल जो करंट अफेयर्स की क्लास है दोस्तों, उसमें हम लोग वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे, और ये एमसीक्यू इसलिए करेंगे क्योंकि अभी एग्जाम के लिए आपके पास टाइम है, तो हो सकता है कि एमसीक्यू जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो कल हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे नहीं, कल हम लोग क्या करेंगे, पूरे सप्ताह भर के करंट अफेयर्स एमसीक्यू। अच्छा, इस पे भी हम ध्यान देंगे कि जो एमसीक्यू रहेंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी एमसीक्यू रहेंगे और फैक्ट बेस्ड भी एमसीक्यू रहेंगे, दोनों का मिश्रण रहेगा, जिसको कल सुबह 9 बजे हम लोग पढ़ेंगे। रात को 9 बजे आज इन्वायरमेंट, अभी हमारी मुलाकात 2 बार होगी, एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास में, और दूसरी मुलाकात जो होगी वो शाम को 7 बजे, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक रहिए, खुद के ऊपर विश्वास कीजिए, खुद का चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, ठीक है ना। और जो भी प्रतिज्ञा लीजिए वो ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा हो, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा हो, ठीक है ना, कि कभी भी ना टूटे, है ना। तो सोच विचार के जो भी आपको निर्णय लेना है उस सोच विचार के निर्णय लीजिए, और खुद के ऊपर विश्वास करते हुए कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ जाइए, और आप सफल होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।